तो स्ट्रांग रूम देखिए अब खोले जा रहे हैं, जहां पर ईवीएम रखे हुए, मशीनें रखी हुई हैं या बैलेट बक्से रखे होंगे। और अब ये आप 15-17 मिनट की बात रह गई है जब गिनती शुरू हो जाएगी वोटों की। और आप देख रहे हैं कि अधिकारी जो है पहुंच गए हैं और जितने लड़ाके थे उनके भी किस्मत खुलने वाली है इस ताले के साथ साथ। ये चुनाव में ताला गजब होता है, चाबी खुलती है तो किसी किस्मत खुलती है और ताला खुलते किसी किस्मत बंद भी होती है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसे ही जब बिहार में भी उपचुनाव हुए थे तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि वहाँ AIMIM और बसपा के वोट हो गए। अब सवाल ये कि इसका दूसरा पहलू भी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कटने से फायदा है तो सारे हिंदू वोट एक साथ जाते हैं तो उसका भी तो नुकसान होता है। तो मुझे लगता है आउटकम हम जब कहते हैं तो लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, और अगर 8 पार्टियां 7 पार्टियां एक साथ मिलकर नहीं हरा पा रही तो उसको आप लोकतंत्र मानेंगे और इसको कहेंगे कि आउटकम है मैनेज्ड है, तो ये ठीक परिभाषा नहीं है। अरे भाई, वो तो उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं, BSP और OWैसी। तो हम माने या ना माने जी, ये जो वोट कटवा शब्द है, ये मुझे लगता है कांग्रेस का एक तरह का डर है। ये कांग्रेस हर जब भी कोई पार्टी है उसे चुनौती देती है तो ये बोलती है, क्योंकि इस बार भी चुनाव में हुआ, आम आदमी पार्टी को लेके भी कई नेताओं ने कांग्रेस के ये बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हमारा वोट काट छोटा रही है। रिचार्ज बड़ा रिचार्ज जी। और वहीं पे स्वराज के कुछ जो विधायक कैंडिडेट हैं इस बार के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपनी रैलीज में ये बोल रहे थे कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए लेकिन आम आदमी पार्टी को मत दीजिएगा। तो इस तरह के चुनाव में भी बयान नहीं, पहल तो आप जो है, चाहे वो उत्तराखंड हो या चाहे हिमाचल में तो खैर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, या गुजरात हो, पहले 1-2 चरण में तो बीजेपी को उससे जरूर फायदा होगा, लेकिन बाद में वो ताल ठोक के खड़े होंगे और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती आगे बनेंगे और बन सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। रजत, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। जहां तक ओवैसी की बात आई थी, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे किसान आंदोलन से काफी प्रभाव था उसका, और लग रहा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। आप देखिएगा 7 ऐसी सीटें हैं, ओवैसी की पार्टी को जितने वोट मिले हैं उतने ही से बीजेपी जीती है। इसलिए मैं बाबा रामदेव की बातों को सहमत करता हूं कि ये चीजें वो चेंज होते हैं। जो वोट परसेंटेज, जैसे गुजरात में उन्होंने 13 में 11 मुसलमान खड़ा किया, उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि मुसलमान हमारे साथ आए। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने 5 लोगों को दिया है, आम आदमी पार्टी ने 3 लोगों को दिया है मुसलमानों को। तो ये मुसलमानों को मैसेज देते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए, और इसका फायदा जब भी कोई कमिटी किसी के साथ जीता है या कोई जुड़ता है तो उसके अपोजिट पार्टी को ही फायदा होता है। अब वोट कटवा शब्द यूज करें या वोट काटने वाला यूज करें, वो कहते हैं मेरी राजनीति, मैं अगर राजनीति में हूं तो फिर क्या मैं चुनाव ना लड़ूं, और ये तोहमत मुझी पर क्यों है और किसी पर क्यों नहीं है। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की MCD में या विधानसभा में जो परिस्थिति है, दोनों मेन प्लेयर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, तो क्या बीजेपी ये कहना शुरू कर दे या आम आदमी पार्टी कहना शुरू कर दे कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है? परिस्थिति उसकी वैसी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी में एक बड़ा फर्क यह आया है कि अब कांग्रेस या बाकी पार्टियां अब मुसलमानों से उस अंदाज में वोट नहीं मांगती जैसे पहले मांगे जाते थे। अब मुसलमानों को वोट बैंक बांध के उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करके ये सिर्फ ओवैसी करते हैं। आप मैंने जैसे किया, बिल्किस बानो का इशू किसी ने उठाया नहीं, और जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जो इस तरह के एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जो हमेशा कांग्रेस को उन्होंने बड़ा इस बात को लेकर के आलोचना भी की कि क्यों नहीं कोई उठाता, और ओवैसी ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, जब कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, जब आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, और जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिले हुए हैं, कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, सब अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जेटली साहब ने ना उनके संसार छोड़ने से पहले करीब 1 साल पहले एक बात, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय राजनीति में ये वोट कटवा पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये गरीबों का पुअर रिलीफ, ये फलाना, ये ढिकड़ा। बोले आने वाले लगभग 10-15 साल में भारतीय राजनीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और वैश्विक दृष्टि से एक नए पायदान पर धीरे धीरे पहुंच रही है। तो सभी राजनेताओं को ये सोचना होगा कि देश सबसे आगे कैसे, देश को सबसे ऊपर रख करके, नेशन फर्स्ट को रख करके हम सारा जो ताना बाना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इससे सारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कैसे मजबूत बनाए,
12 मिनट बाद हिमाचल चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, ब्रेकिंग चालू होगी। लगा आपने मेरा रोल आपने ले लिया। या थोड़ी देर में गिनती शुरू हो रही है, बस 12 मिनट बाकी हैं और इसके बाद अगले 10 मिनट के अंदर जो है एक ट्रेंड आपको हम जरूर दे पाएंगे, क्योंकि हर चुनाव में ऐसा होता है। शुरुआत में थोड़ी धीमे आते हैं ट्रेंड्स, लेकिन एक बार जब ईवीएम मशीनें खुलती हैं तो बहुत तेजी के साथ अलग अलग सीटों के रुझान परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। तो अब केवल 12 मिनट का वक्त बाकी है और जितनी दिलचस्पी गुजरात चुनाव को लेकर, हिमाचल के चुनाव को लेकर, क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, कौन रिकॉर्ड बनाएगा, कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, और आम आदमी पार्टी कितना बड़ा प्लेयर, कितना बड़ा फैक्टर है इन दोनों राज्यों में, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे अब से चंद घंटों के अंदर, 8 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी। विजय पटेल हमारे बीच में। विजय, बहुत सारे हर फैक्टर पर हम बात कर चुके हैं, हर पर्सनालिटी पर बात कर चुके हैं। मुझे आप बताइए, आपके लिहाज से कोई एक डिफाइनिंग चीज है अगर गुजरात के चुनाव की, तो वो क्या? अगर आप कहना चाहें भाई ये है, ये एक फैक्टर है जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, गुजरात में तो मोदी फैक्टर के अलावा कुछ चलता ही नहीं और है। कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब उसने काम किया है तो वो दिखता है लोगों को, एक उनका जुड़ाव है इमोशनली, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। या तो आप मोदी को पसंद करते हैं या तो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, 2 वर्ग है वहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। अभी स्वामी जी बात कर रहे थे कि देश के लिए सब पार्टी को काम करना चाहिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी ए और कौन सी बी टीम है। तो जब हम देखते हैं ना कि ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, उनका एक जुड़ाव विदेशी चंदों से जो चलती हुई एनजीओ है उनसे बहुत बड़ा जुड़ाव है, और वो एक ही है। जैसे मेधा पाटकर है तो दोनों के साथ रहती है, शबनम हाशमी है तो दोनों के साथ रहती है। जैसे एनजीओ की शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन से, अभी परिवर्तन की घड़ी भी चल रही है और स्लोगन भी था, तो उनको जो चंदा आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदा आता है, तो और वहां से लेके फ्री भी जो चल रही है अभी, वो डिजाइन करने तक न्याय पहले योजना एनजीओ जो वाली है। बात मैं आपसे पूछता हूं। बीजेपी ने इस बात को उठाया, प्रधानमंत्री की रैलियों में भी उठा कि मेधा पाटेकर चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। जब ये बात क्या वाकई वोटर तक पहुंचती है और उसको असर पड़ता है इससे? बिल्कुल पड़ता है सौरभ जी, क्योंकि सौराष्ट्र जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ हम लोगों ने पानी के बिना कैसे गुजारा किया है वो हम लोग जानते हैं। कच्छ जहाँ पे विकास के लिए पानी चाहिए, जो बेसिक चीज़ है वो थी ही नहीं, उसको आप 15-20 साल तक रोक के रखते हैं, और उसके बाद जब आपको मिलता है तो आपको फ़र्क पड़ता है कि एक जो व्यक्ति है जिसने 15-20 साल तक आपको पानी के बिना रखा, वो किस पार्टी के साथ है और उनके साथ क्यों है, वो सब लोग देखते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। पानी के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी सौराष्ट्र में। इनफैक्ट अखबार 80 और 90 के दशक में भरे रहते थे पानी के झगड़ों से लेकर के। अब वहाँ पे आप देखिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको जब पीने का पानी सुचारू रूप से मिल रहा हो, तो जाहिर सी बात है जब आप मेधा पाटकर का जिक्र मैं करेंगे 30 साल पहले डेढ़ा भाई गया था सूरत में, तो वहाँ के जो डायमंड व्यापारी थे चेक डैम बनाते थे छोटे छोटे, और हजारों लोगों ने योगदान दे करके उन चीज़ों को, उन प्रश्नों का समाधान की दिशा में गुजरात को आगे बढ़ाया। ये सच है कि जो देश के खिलाफ किसी न किसी तौर पर ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, मेधा पाटकर जैसे लोग, तो उनको लोग समझते हैं कि इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत में विदेशी चंदे के ऊपर पलने वाले और अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाले एक अलग तरह की जीव जंतु। जी स्वामी जी, ये राजनीति के लिहाज से देखें तो यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की। चुनाव गुजरात और हिमाचल में है, यात्रा वो मध्य प्रदेश, राजस्थान में, कर्नाटक में निकाल रहे हैं। चुनाव गुजरात में चुनाव है, मेधा पाटकर को साथ में लेने की क्या जरूरत है? ये बारीकियां जिसको नरेंद्र मोदी समझते हैं और काफी हद तक अब केजरीवाल भी इनको समझने लगे हैं, चुनाव की बारीकियों को समझना और चुनाव के ऐसा ही बाद समझे कि जैसे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब कोई आदमी अपने आप को हाथ समझ ले, कोई पैर समझ ले, कोई दिल दिमाग समझ ले, तो पूरा समग्रता से राजनीति को समझना पिंड और ब्रह्मांड की तरह, तो ऐसा कोई विवेकी एक जो है व्यक्ति है, एक प्रज्ञावान पुरुष है, तो वो एक हिमालय जैसा, माउंट एवरेस्ट जैसा एक शिखर पुरुष बीजेपी को हासिल हो गया, कोई भगवान के विधान से नहीं। ये अवॉइड किया जा सकता था मेधा पाटकर को साथ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, निर्णय कुछ है। कांग्रेस के कुछ लीडर से बात हुई थी तो पता ये चला कि शायद राहुल गांधी को एडवाइस किया गया कि आप मेधा पाटकर को अगर साथ लेके चलते हैं तो आदिवासी जो बेल्ट है वहां पे आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि कितने बड़े क्षेत्र में नुकसान होगा। अच्छा, अब जरा आपको अब
सीधे आने 7 मिनट के बाद जो होने वाला है उसकी ओर लेकर चलते हैं। 7 मिनट बचे 8 बजने में और इंडिया टीवी के काउंटिंग सेंटर से आपके लिए सबसे तेज नतीजे तो होंगे ही होंगे। हमारे साथ आप जो पैनल देख रहे हैं, रजत जी हमारे बीच में, स्वामी जी हमारे बीच में हैं, तो जो विश्लेषण होने जा रहा है आज गुजरात और हिमाचल के इन नतीजों का और वहां की राजनीति का और जो चुनाव का असर देश पर पड़ने वाला है, वो आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। आपके सामने सबसे पहले नतीजे पहुंचाने की हमारी कोशिश तो होगी, लेकिन यह भी होगी कि आपके साथ जो भी डेटा हम शेयर करें बहुत विश्वसनीय डेटा हो, किसी होड़ में नहीं, किसी से आगे निकलने के चक्कर में नहीं, बल्कि जो वस्तुस्थिति है, जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आप तक पहुंचे और उसका हम एक ऐसा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर पाए जो आपको वहां की पॉलिटिक्स को, राजनीति को और इन नतीजों को एक्सप्लेन कर सके बिना किसी मार धाड़ के, बिना किसी का बीपी घटाए। नहीं तो आजकल चुनाव में मतलब लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस आप, और यहाँ भाई साहब गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं खड़े होकर के। एंकर्स ऐसे एंकर करते हैं तो उनको थोड़ा सा पहले अनुलोम विलोम भी कर लेना चाहिए, थोड़ा रोज उठ करके योग भी कर लेना चाहिए। तो शालीनता से, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है, सर्वधर्म प्रधान कहा है महाभारत में जो है महर्षि वेदव्यास जी ने, कि राजधर्म सबसे प्रधान धर्म है, उसको बड़ी शिद्दत के साथ रखना चाहिए। ये कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। आप ये बता दीजिए कि जो चुनाव हारें वो कौन सा योग करें ताकि उनका बीपी ठीक रहे। अनुलोम विलोम और थोड़ा भ्रामरी करेंगे तो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, तो अपने निर्णय खुद ले पाएंगे। ये निर्णय कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिसीजन की बात कर रहा हूँ। ओम, तो ये 3 प्राणायाम तो जरूर पहले से ही करके बैठे, तो उससे में, और उससे हार्ट बीट, HRV ना, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा। स्वामी जी अपने रोल में आ रहे हैं, 8 बजने वाले हैं इसीलिए, लेकिन आज मैं देखो मुझे आपके प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, जॉब भी पूरी करनी है। मेरा धर्म योग धर्म भी है और बाकी राष्ट्र धर्म तो है ही, और लोकतंत्र धर्म तो सबसे ऊपर है। ये चुनावों की गिनती में अध्यात्म को कैसे लाया जाता है तो खैर कोई आपसे सीख सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।